डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फोर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, वो एमसीक्यूज जो एनडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों से मैं अधिकतर हमने पुराने पेपर्स पर रिसर्च किए तो उन टॉपिकों से एनडीए में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम आज आपके पास ये पार्ट 1 लेकर आए जिसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम और देखेंगे कि एग्जाम में जब आपके सामने ये एमसीक्यूज आए तो आप कैसे आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हर वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की आपसे इंस्पिरेशंस मिलती रहे। इसलिए हम आज का पार्ट 1 पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने स्पेशल आपके लिए ये फाइंड आउट किया जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको ये चीजें याद रखना है। बाइकैमरल वर्ड आया है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है ड्यूअल हाउस लेजिस्लेचर ड्यूअल हाउस जहां होते हो। और ड्यूअल हाउस का मीनिंग क्या होता है? जैसे राज्यसभा लोकसभा, इंडियन पार्लियामेंट के ड्यूअल हाउस है। लेकिन हिंदुस्तान में ये पहली बार कब आए? क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आए जिसको पार्लियामेंट रिफॉर्म भी कहते हैं। बीए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आए जिसको मोनफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। तो इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाइकैमरल सिस्टम इंडियन लेजिस्लेचर में 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून था जो हिंदुस्तान में मोनफोर्ड एक्ट या जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 कहा जाता था। इसी से भारत में ड्यूअल सिस्टम या बाइकैमरल सिस्टम जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल्स को रखा गया था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें जो लिस्ट है उसको मैच करना है कि फॉलोइंग लिस्ट है जो उसको मैच करना है आपको कहां से कौन सी चीजें रिलेटेड आती है। एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंग्रेजों के समय किस कानून से बने तो आप देखोगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ये कानून बना था। सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिशमेंट हो तो आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1793। उसके बाद परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, तो आप देखते हैं इसमें चार्टर एक्ट 1813 में आया था। और अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल्स, ये है चार्टर एक्ट 1813 जिसमें सबसे पहला लॉ मेंबर कौन बना था? लॉर्ड मैकॉले बना था। इन्हें आपके ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। अब आपको कहां दिख रहा है 2, 1, 3, 4? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको 2, 1, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 3, 4 इज ए राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप क्लासेस में पढ़ते हैं। हमने आपको हर क्लासेस में सारे टॉपिक्स बताए थे, लेकिन बच्चा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े पहले। हाउ वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड? हमारी जो संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वो कहाँ से इलेक्टेड या कैसे इलेक्टेड हुए थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या डायरेक्टली बाय पीपल के द्वारा हुए थे? नहीं हुए थे। कि चुनाव कोई नहीं हुए थे उनके? नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था? नहीं, वो सभी पार्टियों के थे, कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स के भी थे। नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, भारतीय राजाओं के द्वारा थे? ऐसा भी नहीं था। बाय प्रोविंशियल असेंबली, राइट आंसर रहेगा बाय प्रोविंशियल असेंबली इज ए राइट आंसर। वो भारत की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके द्वारा इलेक्टेड थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अब कंसिडरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में पहला है द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। दिस इज अ राइट आंसर। हमारा देश का जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को ही क्या किया था? अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट, द व्हील इज नेशनल फ्लैग हैज 21 स्पोक्स। ये गलत है क्योंकि आपको पता है 24 स्पोक है। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज लेंथ इज 3:4। नहीं, इसका 2:1
3 राइट आंसर है। तो आपको पता है 2, 3 जो है वो क्या है, गलत है, ए सही है। तो आप इसमें करेक्ट आंसर बता दो। देख लो कहां पर लिखा रहा ओनली 1, तो बी में लिखा रहा ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें फिर से आपको जो लिस्ट है उसको मैच करना है। तो इधर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इधर कहां से बोरो किया गया। आपने पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें विदेशों से बोरो की गई है, तो कहां से क्या क्या चीज ली। पहली चीज है फंडामेंटल राइट। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का कहां से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशकता, तो जिसको डीपीएससी बोलते हैं, कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अब देख लीजिए कहां पर है 2, 1, 4, 3। तो सी में आप देखेंगे तो 2, 1, 4, 3 आपको दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिकम द लॉन्गेस्ट। अब यहाँ आपको मैच करना, आपने क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए आर बहुत ट्रू रहते हैं, जिसमें आर ए का एक्सप्लेनेशन होता है सही है गलत, उसके बाद नहीं होता है, उसमें सी में ऑप्शन ए इज ए ट्रू, आर इज रॉन्ग, ए इज ए रॉन्ग बट आर इज ए ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन आपने अच्छे से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहली चीज समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान जो बहुत हम देखते हैं कि लंबा है, लचीला है, फ्लेक्सिबल भी और लॉन्गेस्ट भी है। दूसरा क्या ये रीजन है क्या, द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरो फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये तो चीज ठीक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं दिख रहा है। मतलब है दोनों सही, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये चीज कहां लिखा है। तो आप बी में जाओगे तो आपको दिखाएगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको जब पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से पता लग जाएगा ये फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, संविधान का। दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्रेशन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्राइजेज ऑफ, भारत का संविधान किससे मिलकर बना है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 22 मॉड्यूल जिनको पार्ट बोलते हैं, 12 शेड्यूल से कहाँ है। तो आप सबसे पहले ही में मिल जाएगा 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसकी जगह 8 हो जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में ओरिजिनल 8 शेड्यूल थे, 4 बाद में जोड़े गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप थोड़ा सा हल्के से नजर डाल सकते हैं। पूछा गया विच पार्ट इन चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट। देखो रिलेशन की बात आई है, हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में कौन सा रिलेशन पूछा गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशन पूछा गया है। यानी विधायी संबंध कहां पर है। तो आप क्या करते हो, विधायी संबंध अगर ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो यहां ऑप्शन है पार्ट 11 एंड चैप्टर 1, पार्ट 11 एंड चैप्टर 2, पार्ट 12 एंड चैप्टर 1, पार्ट 12 एंड चैप्टर 2। तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन, जब आप पार्ट 11 जब आपके सामने ये टॉपिक आता है तो पार्ट 11 में ही चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट आपको दिया रखता है वहां पर। ठीक है ना, ये पार्ट 11 और चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशन आता है। अगर आपसे यहां पर लेजिस्लेटिव रिलेशन की एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन पूछा जाता तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पार्ट 11 और चैप्टर 1 में ही आपको लेजिस्लेटिव रिलेशन दे रखते हैं यूनियन और स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट फिर से आपको जो लिस्ट है उसको मैच करना, और जो लिस्ट में आपको बोलता है कि आर्टिकल, शेड्यूल और मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आपके एनडी एग्जाम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां इसको फोकस करिए, यहां शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और सब्जेक्ट आपको देखना है कि शेड्यूल में क्या सब्जेक्ट है। पता है 12 शेड्यूल से हमारी, और सबके बारे में हमें पता होना चाहिए किस में क्या टॉपिक है। तो देखते हैं 4th शेड्यूल में क्या। तो 4th शेड्यूल में आप देखते हो तो वहां पर एलोकेशन सीट्स ऑफ अपर हाउस आता है, यानी राज्यसभा के बारे में बात की। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। 6th शेड्यूल में आप बात करते हो तो असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम के ना ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल एरियाज कहाँ है, यहाँ पर है। 8th शेड्यूल की बात करते हैं तो 22 लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज यहाँ पर है। और 9 की बात करते हैं तो कई सारे लैंड रिफॉर्म्स लो आते हैं। यानी आपको ऑप्शन क्या देखना है, 3, 4, 2, 1 देख लीजिए। 3, 4, 2, 1 कहाँ है, तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे आप तो सी में आपको दिखेगा 3, 4, 2, 1 इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम आते हैं, क्वेश्चन है द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो अब आपको सबसे देखना है कौन सी शेड्यूल पूछी गई, तो शेड्यूल पूछी गई 6 नंबर की शेड्यूल। तो मैं आपको अच्छे से बताऊं 6 शेड्यूल में मैं आपको 4 स्टेट पढ़ाता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको मैं शॉर्ट में AMTM बताता हूं आपको। अब देख लीजिए कहां पर इनके नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बिल्कुल नाम यहां पर मैच हो रहे हैं। उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड यहाँ मैच नहीं हो रहे, नागालैंड, अरुणाचल यहाँ भी मैच नहीं हो, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन आपको पहला में मिल जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, इसमें आसाम का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए आप सबसे पहले ए पर आप क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स। देखो आर्टिकल से पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखाता हूं एग्जाम में कि फाइनेंशियल बिल के बारे में कहां पर चर्चा की गई। आर्टिकल 117, 119, 121, 123। तो मैं स्पेशल बता दूं आर्टिकल 117 में यानी 117 1 और 117 2 ये ना सब आर्टिकल सेकंड्स में इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 1 इज ए राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो फोकस ऑन द क्वेश्चंस, प्लीज कीप द रीड। ठीक है, अच्छे से उसको पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिमाग आगे पीछे दौड़ाइए कि क्या पूछ रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब इसमें से क्या मैच नहीं है। अब आपको आर्टिकल पूछे गए तो सबसे पहले आर्टिकल 39 में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है, तो ये तो मैच हो रहा है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बिल्कुल ये भी सही है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी सही है साहब। आर्टिकल 48 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं यहां तो जो इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है, तो ये तो नहीं, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी तो आर्टिकल 50 में आता है, तो ये मैच नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज राइट आंसर, क्योंकि आपको क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेज्ड। अब आपको करेक्टली मैच बताना है, कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। आर्टिकल 17 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 17 में तो डिमोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो ठीक है ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 17 में एस्टेब्लिश ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट 79 में आता है, ये भी गलत है। आर्टिकल 192 में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर, ये तो 101 में आता है, तो ये भी गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो राइट आंसर कर दीजिए। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से आपको भी मेज बताना है। अब यहाँ पार्ट आपको देख के पता लगे ये पार्ट्स के बारे में पूछा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट 22 पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछा है। तो पहली चीज है पंचायत। पंचायत कहाँ आता है, तो 9 में आता है, बिल्कुल सही है। द म्युनिसिपैलिटीज 9A में आती है, ये भी सही है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 9B में आती है, ये भी सही है। द ट्रिब्यूनल्स देखा 10th नहीं डियर स्टूडेंट, ये कहाँ आता है, 14A में आता है। ट्रिब्यूनल्स कहाँ आता है, 14A में आता है। तो आपको पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, Consideration following statements regard to the preamble of the constitution and select the correct one using the code giving। देखो आपको प्रीएम्बल से बारे में क्वेश्चन पूछा गया, प्रीएम्बल में इनमें से क्या चीज सही है गलत है। तो प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया आप जानते हो, उसके बारे में हम भारत के लोग है ना, जिसमें हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के बारे में बात की है। तो सबसे पहले चीज देखें कि प्रीएम्बल के बारे में इनमें से क्या सही। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम ए प्रीएम्बल। बिल्कुल आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रीएम्बल की भी बात हुई थी, आगे जाके यही प्रीएम्बल बना। इट इज नॉट जस्टिसेबल, बिल्कुल सही बात है, ये कोई जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल माना जाता है इसको। इट कैंट बी अमेंडेड, नहीं अमेंडमेंट तो हो सकता है इसमें, ये पूछा अमेंडमेंट नहीं हो सकता है,
हो सकता है, आपको पता है 3 अमेंडमेंट हुए थे उसमें, मतलब 3 वर्ड जोड़े गए थे एक ही बार। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते आप। तो 1, 2, 4, अब क्योंकि इसमें ये गलत है तो आपको 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 1, 2, 4, 4, 2 का 1, ठीक है। तो आपको देखना है यहाँ पे ऑप्शन बी में 1, 2, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। द टर्म सोशलिस्ट एंड ब्रॉट इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो विच अमेंडमेंट, आपको पता है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी 3 वर्ड आए थे, कौन से अमेंडमेंट से आए थे, ठीक है। तो स्पेशल आपको पता है 42nd अमेंडमेंट 1976 इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे, तो सोशलिस्ट वर्ड भी यही आया था प्रीएम्बल में। नेक्स्ट, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर टू ऑल सिटीजन, भारतीय संविधान के गोल क्या है, क्या इनका उद्देश्य होता है, मोटो क्या। तो पहला जस्टिस एंड सोशल इकोनॉमिक, बिल्कुल सही, ये भी है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी है। और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी है। डियर स्टूडेंट, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या माने जाते हैं, मोटो माने जाते हैं, या सिक्योर एश्योर ऑल सिटीजन के बारे में बात किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। Next, in which of the following case the Supreme Court regarded the preamble as a part of the basic structure? देखो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थीम है कि प्रीएम्बल को भारत का बेसिक स्ट्रक्चर माना, ये कहाँ पर आया था? क्या बेरूबाड़ी केस में आया था, A.K. गोपालन केस में था, प्रिवी पर्स केस में था, नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस 1973, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस जिसमें 13 जजों ने बैठकर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में फैसला दिया, जिसमें प्रीएम्बल को क्या माना, बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, कहां पर, इनमें से कहां पर भारत के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 30, आर्टिकल 15 to 35, आर्टिकल 14 to 32। तो आपको स्पेशल पता है पार्ट 3 में 12 to 35 फंडामेंटल की गारंटी हर सिटीजन्स को दी जाती है। तो ए इज ए राइट आंसर। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम गारंटेड बाय 4 आर्टिकल इन विच, आपको पता है राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक आता है, 19 to 22, देख लीजिए कहां पर आ रहा है, 19 से 22, तो ऑप्शन ए में ही आ रहा है, इज ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर आपको हुबहू आ जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिवन राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड, दे तो नहीं रखा लेकिन इंक्लूडेड माना जाता है। थॉट एंड एक्सप्रेशन आप जानते हैं, तो सभी 19(1) है, सब बी बी सी डी। तो मैं स्पेशल आपको बता दूं, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल जो आपका क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल जिसमें कि प्रेस को फंडामेंटल का पार्ट माना गया है बट इंक्लूडेड है, तो इसमें आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1A में स्पेशल दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्विज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में कहां दे रखा है? तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 23 और 24 में स्पेशल